यस बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमने लिया है एग्जाम्पलर से। बच्चों एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई होता है, तो हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करेंगे, छोड़ूंगा कुछ नहीं। ठीक है, मेरा काम यहाँ पर है आपको साइंस सिखाना, तो जितना हो सकता है कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो हमने अभी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस लिए हैं, इनसे भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं और इनका जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। तो एग्जाम्पलर का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो क्या कहते हैं, 10 mm लॉन्ग ऑल पिन। ऑल पिन जानते हो? ऑल पिन नहीं होता, एक स्ट्रेट छोटा सा पिन होता है, उसको पेपर अटैच करने के लिए उसको लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल पिन। तो 10 mm लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने एक छोटा सा ऑल पिन रख दिया, राइट। तो ऑल पिन का साइज दिया हुआ है 10 mm, लॉन्ग मतलब उसकी लेंथ दी हुई है, उसकी हाइट दी हुई है, साइज दिया हुआ है। 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब हमने मिरर लिया, उसके सामने हमने पिन रख दिया, ठीक है, तो लाइट रेज जाएंगी और मिरर के सामने ही इमेज बन रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उस पिन की जो इमेज है वो मिरर के आगे ही बन रही है। मिरर का इमेज का जो साइज है, इमेज की जो लेंथ है, जो हाइट है, वो कितनी है? 5 mm दिया हुआ है। और कितना दूरी पर बन रही है इमेज, कितना डिस्टेंस पर बन रही है? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कुछ बात समझ में आई? कुछ पिक्चर क्लियर हुई माइंड में? तो क्या क्या गिवन है? वी आर गिवन 10 mm लॉन्ग ऑल पिन। अब ये ऑल पिन क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हमें क्या दिया हुआ है? HO दिया हुआ है, दैट इज 10 mm। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। देखो हमें इसमें फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये कुछ नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, HO दिया हुआ है। ओके, 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑल पिन इज फॉर्म्ड। ये किसकी इमेज, ये किसका साइज दिया हुआ है? इमेज का। दैट मींस वी आर गिवन HI 5 mm। क्या मैंने सही लिखा है HI? बिल्कुल नहीं, गलत लिख दिया, गलत लिख डाला। क्या हो गया इसमें गलत? देखो इमेज बन रही है, कॉनकेव मिरर है, इमेज कहां बन रही है? साफ साफ लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है साफ साफ? ये रहा, इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर के आगे जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। और इन्वर्टेड इमेज का मतलब एक्सिस के नीचे, तो मतलब उसका जो साइज होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो HI है ये हम लेंगे माइनस में। ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का। ठीक है, चलो कहां थे भाई हम? अच्छा, ये हमें दिया हुआ है लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑल इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये 30 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है। चलो इतना तो रहम कर लिया इन्होंने, नहीं तो मुझे लग रहा था कुछ दिया ही नहीं हुआ, सॉल्व क्या करेंगे। तो हमें V दिया हुआ है, कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है, लेफ्ट साइड में बनी है इमेज, तो ये भी माइनस में होगा, माइनस लगा दो। ओके, नाउ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। इस मिरर की हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगेन मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखो यहां से जो हम मिरर फॉर्मूला लगाए अगर, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v और क्या होता है प्लस 1/u। फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, v हमें गिवन है, u हमें नहीं पता। ठीक है, u हम नहीं जानते, तो u तो फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। u कैसे फाइंड आउट होगा? देखो इधर हमें HO और HI गिवन है। देखो एग्जाम्पलर में क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा रेज हो जाता है।
अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। हमें u नहीं पता तो u कैसे निकाले, और u निकालना जरूरी है तभी तो f आएगा। u निकालने के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं। हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है HI/HO और एक फॉर्मूला होता है -V/U। दोनों फॉर्मूले हमें पता है। हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन है ना, हमें वहीं से सब कुछ फाइंड आउट करना है। अब कैसे भी करो दिमाग लगा के। हमें HI और HO ये दोनों चीजें गिवन है, तो इनका यूज करके हम U फाइंड आउट कर सकते हैं। M के देखो, M का फॉर्मूला ये भी है, M का फॉर्मूला ये भी है, ये भी M के ही इक्वल है और ये भी M के ही इक्वल है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? बोलो भाई। ये वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू M के इक्वल है नहीं है, है ना? इसकी वैल्यू भी M के इक्वल है, तो दोनों ही M के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि HI/HO इज इक्वल टू -V/U। ठीक है, -V/U। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सबको कि भाई ये भी M के इक्वल, ये भी M के इक्वल, तो ये आपस में इक्वल। अगर मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, वैसे काफी को समझ में आ गया होगा, लेकिन जिसको नहीं आया समझ लो, एक एग्जांपल देता हूं। 3 स्टूडेंट्स हैं A, B एंड C। B की जो एज है, कुछ भी मान लेते हैं B की एज, ठीक है। B की एज मान लेते हैं, मान लो 20 इयर्स है, 20 इयर्स। नीचे लिखे, ज्यादा ऊपर हो गया। B की एज मान लेते हैं 20 इयर्स है। अब हमें यह पता है कि जो A है, A की जो एज है वो B के इक्वल है। A की जो एज है वो B के इक्वल है। A की हमें एज नहीं पता, लेकिन B की एज पता है। B की एज कितनी है? 20 इयर्स। हमें यह पता है कि A की एज B के इक्वल है, तो A की एज कितनी हो जाएगी? 20 इयर्स। A भी 20 हो गया। और हमें यह भी पता है कि C की एज भी B के इक्वल है। C की एज भी B के इक्वल है, तो C की एज कितनी हो जाएगी? उसकी भी 20 हो जाएगी। दैट मीन्स कि A B के इक्वल था, C भी B के इक्वल था, तो A और C आपस में इक्वल हो गए नहीं हो गए? 20 एंड 20, A और C आपस में इक्वल हो गए। कोई भी दो क्वांटिटीज अगर एक कॉमन क्वांटिटी के इक्वल होती है, तो वो जो दो क्वांटिटीज हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। सेम हमने यहीं पर यही किया, ये M के इक्वल, ये भी M के इक्वल, तो ये आपस में इक्वल, वो हमने लिख दिया यहां पे। ठीक है, अब यहां से देखो, हमें HI भी पता है, HO भी पता है। HI कितना है? 10। HI की जगह हम 10 लिख देते हैं। HO कितना है? माइनस, सॉरी वैल्यूज गलत रख दी, चेंज कर देते हैं। HI कितना है? -5, तो HI की जगह हम -5 लिख देते हैं। HO कितना है? 10, HO की जगह 10 लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस, ऐसे ही लिखेंगे। ये V क्या है? V कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, V है -30, तो V की जगह ब्रैकेट में -30 अपॉन U हमें नहीं पता, तो U को ऐसे ही रहने दो। क्लियर हुआ? माइनस माइनस प्लस, इसको काट देते हैं, -1/2 -1/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 30, प्लस का 30 अपॉन U। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो,
u ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो u इंटू 1 u, और ये जो माइनस है वो u के साथ लग जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस u। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब ये 2 जाएगा इसके साथ, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो u माइनस u के साथ लगा है तो ये माइनस हम यहां लगा सकते हैं, तो u की वैल्यू क्या आ गई -60। u की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन नहीं, -60 सेंटीमीटर नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर हमने ये जो वैल्यूज ली थी ना, ये मिलीमीटर में ली थी, mm में मिलीमीटर। ये भी, हाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। यहां पर ये जो HI था वो क्या था, mm में था ना, HO mm में था, HI भी mm में था, मिलीमीटर में था, तो यहां पर भी हमने मिलीमीटर में ही वही तो वैल्यूज लिखी। तो ये जो u की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी u की वैल्यू भी क्या आएगी, u की वैल्यू भी mm में आनी चाहिए। लेकिन हमसे यहां पर एक गलती हो गई। यहां पर क्या गलती हुई कि जो 30 लिया है हमने भी, ये सेंटीमीटर वाला रख दिया, सेंटीमीटर वाला रख दिया। इसे भी चेंज करेंगे। अभी मुझे ध्यान आया, देखो गलती सबसे हो सकती है, चेंज करते हैं इसको, चेंज करते हैं भाई, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, यूनिट सेम होनी चाहिए, नहीं तो आंसर गलत आएगा। यहां पर 30 सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 30 में कितने हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 कितना 300, तो ये बन गया हमारा 300, बस इतना चेंज होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 300, 600, 600 mm, 600 mm माइनस 600 mm, ये आया u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, सुनो ध्यान से। यहां पर हमने सारी यूनिट्स को mm में लिया, हम सारी यूनिट्स को सेंटीमीटर में भी ले सकते थे। अगर हम यहां पर v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर ही लेते तो फिर हमें इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता, HI और HO को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, हमने v को mm में चेंज कर लिया, तो सारी यूनिट्स mm में हो गई, तो आंसर mm में आया। अब इसको वापस से हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो क्या आएगा भाई, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस 10 से डिवाइड कर दो 60 सेंटीमीटर। पहले वाला ही आंसर आ रहा है, लेकिन करेंगे ऐसे ही, आंसर भले ही कोइंसिडेंटली पहले वाला आ गया, लेकिन इसको चेंज करके ही हम करेंगे। ठीक है, तो u क्या आ गया, -60 सेंटीमीटर आ गया, राइट। आ जाओ, अब वैल्यूज रख दो, बस हो गया काम। 1/f, f निकालना है, v कितना है भाई, अब सेंटीमीटर में ही रखेंगे क्योंकि u हमारा सेंटीमीटर में आया और v हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो यही वैल्यूज रखेंगे। ओके, v कितना है, v है हमारा -30 ही रखेंगे, तो -30 प्लस 1/u कितना है, u आया -60, तो नीचे ब्रैकेट में -60 रख दिया, इज इक्वल टू, अब ये माइनस ऊपर लिख सकते हैं, -1/30, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो गया 1/60, राइट। एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आया, 60 आया। ठीक है, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई ऊपर तो ये -2 आ गया, माइनस ये ऐसे ही लिखा, ये कट गया पूरा तो ये 1 आ गया, तो -3/60, -3/60, तो यहां से 1/f कितना आ जाएगा, काट देते हैं इसको, 3 1 जा और 3, ये 20 आ गया नीचे, -1/20, रेसिप्रोकल करो तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी,
रेसिप्रोकल करने पर f की वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। अगर आपका आंसर आप अगर mm में निकालना चाहते हो तो यहां पर mm में ही निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट्स का इतना वो नहीं होता। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हर क्वांटिटी की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर f की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई, -20 सेंटीमीटर आई। दिस इज द क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे एग्जाम्पल में क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो कि हमारे व्हीकल्स के साइड में लगा रहता है, ठीक है। उसी को रियर व्यू बोलते हैं, पीछे का दिखाई देता है उसमें। तो उसमें जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। अब उसमें ऑप्शंस लिखे हुए, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे यहां पर, डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यूज क्या हो सकती है, या तो देखो m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू या तो इक्वल टू 1 होगी। वो कब होगी, जब इमेज का साइज बराबर होगा, या फिर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। वो कब होगा, जब इमेज लार्जर साइज की होगी, या फिर इमेज मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी। वो कब होगा, जब इमेज स्मॉलर होगी। तो इस रियर व्यू मिरर में, इस कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है भाई, छोटे साइज की बनती है ना। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1। तो मैग्निफिकेशन m शुड बी लेस देन 1 से कम होनी चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इजी, लेकिन कुछ बच्चे इसमें घूम सकते हैं। देखो, रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कुछ नहीं समझ में आया। रेज फ्रॉम द सन, सन से रेज आ रही है, सामने कॉनकेव मिरर है, सन से रेज आ रही है, टकरा के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई, मीट हो गई। मिरर के सामने ही मीट होगी ना। तो ये जो पॉइंट है ये कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर दूर है। इस मिरर से ये पॉइंट कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर। इसे अगर डायग्राम से बनाए, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब ऐसे रेज आई, ऐसे पैरेलल रेज आई, तो कॉनकेव मिरर क्या काम करता है, पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करा देता है, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। समझ में आ गई बात। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये फोकस हो गया, ये क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। यही तो हमें दिया हुआ है। ये 15 सेंटीमीटर क्या है, ये फोकल लेंथ ही तो है। ये जो पॉइंट है इसमें बोला हुआ है कि इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, और ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट है ये मिरर से कितना दूर है, ये वाला पॉइंट इस मिरर से कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर। तो ये और ये जो डिस्टेंस है क्या होता है, ये फोकल लेंथ ही तो होता है ना। तो मतलब हमें फोकल लेंथ क्या दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। तो इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 15। अब क्योंकि कॉनकेव है तो -15 सेंटीमीटर, ये आ गई फोकल लेंथ। बोलो क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए, सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है ऑब्जेक्ट की, कि मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें कि उसकी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल हो जाए। हमें यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया हुआ, ठीक है। हमें
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस तो निकालना ही है हमें इमेज का डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ, हमें कुछ नहीं दिया हुआ, फिर भी ये पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा जाए ताकि उसकी इमेज सेम साइज की बने। मिरर का फोकल लेंथ हमें पता है 15 है, ठीक है, लगाओ दिमाग, सोचो थोड़ा सा, फिर मैं बताऊंगा। जिसको पता चल गया है दैट मीन्स कि बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है कि मिरर के आगे कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा जाए, मतलब हमें यू फाइंड आउट करना है कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा जाए कि उसकी इमेज सेम साइज की बन जाए। वो डिस्टेंस हमें बताना है ऑब्जेक्ट का। सोचो 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 जल्दी, नहीं आया समझ में? देखो इजी है, इसमें हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसमें हमें मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे फिर? इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। रे डायग्राम्स में हमने पढ़ा हुआ है कि इमेज का साइज, कॉनकेव मिरर के केस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। कुछ याद आया? जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज का जो साइज है वो सेम साइज की इमेज बनेगी। और कहां बनेगी इमेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। याद आया कुछ? तो दैट मीन्स कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहीं पर इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी। दैट मीन्स कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर का डिस्टेंस क्या कहलाता है? सेंटर से मिरर का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लें तो वी विल गेट द आंसर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल आ सकता है क्योंकि हमें फोकल लेंथ पता है, हमें फोकल लेंथ पता है। तो फोकल लेंथ का अगर डबल कर देते हैं तो रेडियस आ जाता है, वही हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? नहीं आया? आ गया ना? तो इसका डबल हमने कर दिया, इसका रे डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना, वो तो मैंने वैसे समझाने के लिए। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसी के नीचे इमेज बनती है ना सेम साइज की, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो फोकल लेंथ का डबल कर देते हैं तो रेडियस, यहां से लेकर यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा और वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा। बात समझ में आ गई? सो आंसर इज, ये एमसीक्यू है लेकिन एमसीक्यू भी सॉल्व करने पड़ते हैं तभी तो आंसर पता चलेगा। तो इसमें देखो कुछ लिखना होता है। अगर मान लो ये एमसीक्यू नहीं आया, ये किसी और फॉर्म में आ गया, सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन करो भाई, तब इसमें आंसर लिखेंगे कैसे वो समझ लो। अब देखो तब यहां पर मान लो अगर ये आएगा ना सब्जेक्टिव फॉर्म में, अगर क्वेश्चन ये आता है तो एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट 2 मार्क्स का, 1 मार्क में तो नहीं आएगा। तो 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो उसके लिए हम ये डायग्राम बना सकते हैं, या अगर नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा। तो उसके लिए देखो फोकस जो है, फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर है हमारी, ये पता चल गया। अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे, इसमें लिखेंगे एज वी नो दैट size of image is equal to the size of object when the object is placed at C। समझ में आ गया? वही लिखा है मैंने। So distance of object at C is R। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि C पर रखा है उसका डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा, मतलब R के इक्वल होगा। और R कैसे आ सकता है? Therefore R is 2F, 2 into 15 -15,
तो ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो माइनस जो साइन है ना, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब एग्जैक्टली मतलब वो नहीं होता कि -30 ही वैल्यू है उसकी। माइनस साइन तो सिर्फ हम ये दिखाने के लिए लगाते हैं कि वो लेफ्ट साइड में है, अदरवाइज डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि वो लेफ्ट साइड में है, बस इतना शो करता है माइनस। तो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। सो द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर। दिस इज द आंसर। ओके, देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग या ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई टॉल बिल्डिंग है उसकी फुल लेंथ इमेज हमें देखनी है, तो किस मिरर में देख सकते हैं? प्लेन मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में या कॉनकेव मिरर में या किसी में भी नहीं। हम उसी मिरर में उसकी फुल लेंथ इमेज देख सकते हैं, मतलब पूरी इमेज। फुल लेंथ का मतलब पूरी इमेज उसकी किस में देख सकते हैं? ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर छोटी करके दिखाएगा, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, तो पूरी बिल्डिंग हमें दिखाई दे जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है ना, कॉनकेव में नहीं हो सकता। और जो हमारा प्लेन मिरर है वो तो सेम साइज की दिखाता है, तो इतना बड़ा तो मिरर लेके नहीं आएंगे बिल्डिंग जितना, तो प्लेन मिरर नहीं हो सकता। कॉनकेव में साइज ऑफ इमेज बार बार वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा है जो हमेशा छोटी इमेज दिखाता है, तो उसमें पूरी बिल्डिंग की इमेज दिखाई दे जाएगी। तो इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। यस बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये एक मैजिक मिरर है। क्वेश्चन नंबर 18 है। मैजिक मिरर में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कोई छोटे, कोई बड़े, कोई टेढ़े ऐसे दिखाई देते हैं। सामने कोई मैजिक मिरर रखा हुआ है। मैजिक मिरर इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी मिरर्स। उस एक सिंगल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर भी लगा होगा, कॉनकेव भी होगा और प्लेन भी होगा, उसे बोलते हैं मैजिक मिरर। तो उसमें हमें अपनी बॉडी के जो पार्ट्स है ना वो छोटे बड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर है, एक गर्ल चाइल्ड है, वो मैजिक मिरर के सामने खड़ी हो गई। ठीक है, जो शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, उसको अपना हेड बड़े साइज का दिखाई दे रहा है। मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी सेम साइज, जो मिडिल पोर्शन है वो सेम साइज का दिखाई दे रहा है, और जो उसके लेग्स हैं वो छोटे साइज के दिखाई दे रहे हैं। तो उस मैजिक मिरर में जो करेक्ट सीक्वेंस है मिरर्स का, जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? फ्रॉम द टॉप, ऊपर से, मतलब ऊपर कौन सा मिरर होना चाहिए, बीच में कौन सा मिरर होना चाहिए और नीचे कौन सा मिरर होना चाहिए। ऊपर तो हेड है ना, तो हेड उसे बड़े साइज का दिखाई दे रहा है, तो ऊपर कौन सा मिरर लगा होगा? सामने कौन सा लगा होगा? बड़े साइज की इमेज कौन दिखाता है? कॉनकेव, कॉनकेव लगा होगा ना, क्योंकि हो सकता है कि वो मिरर के बिल्कुल पास में खड़ी हो। तो कॉनकेव में जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो बैक साइड में इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो वो बड़े साइज की दिखाई देती है। तो पहला टॉप पर कौन सा मिरर लगा है? कॉनकेव मिरर। तो पहला आ जाएगा कॉनकेव मिरर। फिर मिडिल पोर्शन में सेम साइज का दिखाई दे रहा है, दैट मींस सबको पता है प्लेन मिरर लगा होगा। लोअर पोर्शन में लेग्स छोटे दिखाई दे रहे हैं, दैट मींस ऐसा छोटा इमेज कहां बनता है? हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। बस ये आंसर है। ठीक है, चलो। सो बच्चों, ये हमारा आया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 28। ये सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और सिर्फ अच्छे अच्छे नहीं, मैंने थोड़े इजी भी कराए हैं। एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, रिफ्लेक्शन वाले, मिरर्स वाले। अब देखो, ये क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर्स, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, whatever may be the angle of incidence, explain with the help of diagram। इसमें डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना डायग्राम के तो ये नहीं समझा जा सकता।
क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मान लो दो प्लेन मिरर्स है, ठीक है, एक प्लेन मिरर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन दोनों प्लेन मिरर्स को हमें किस तरह से रखें, हम इन प्लेन मिरर्स को किस तरह से रखें, क्या अरेंजमेंट करें ताकि एक इंसिडेंट रे जो आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, एक मिरर से टकराई, तो उसके सामने कहीं दूसरा प्लेन मिरर रखा है, सामने या फिर ऐसे नीचे, किसी भी तरह से, तो वो इंसिडेंट रे आई, यहां से टकरा के जाएगी वापस ऐसे, वो सेकंड मिरर से टकराएगी, इंसिडेंट रे सेकंड रे से मिरर से टकराएगी और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो जो फर्स्ट मिरर की जो इंसिडेंट रे है और जो सेकंड मिरर की रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? देखो, हमारे पास दो मिरर्स हैं, प्लेन मिरर्स हैं। एक प्लेन मिरर हम कैसे भी रख देते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, वो तो हम अभी देखेंगे कि किस तरह से रखना है उनको। हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं, उनको हमें अरेंज करना है, इस तरह से रखना है ताकि ये जो पहला प्लेन मिरर है इसके ऊपर कोई इंसिडेंट रे आई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ऐसे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये उस सेकंड मिरर के ऊपर फॉल होगी। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, फर्स्ट मिरर वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो सेकंड मिरर पर क्या होगी, फॉल होगी। अब ये इसके लिए इंसिडेंट रे बन जाएगी। अब यहां से सेकंड मिरर से टकरा के वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो ये जो सेकंड मिरर वाली रिफ्लेक्टेड रे है, इट शुड बी पैरेलल विद द इंसिडेंट रे ऑफ फर्स्ट मिरर। तो फर्स्ट मिरर की जो इंसिडेंट रे थी और जो सेकंड मिरर की रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो हम मिरर्स को किस तरह से रख सकते हैं? क्वेश्चन इज दिस। ओहो, ये क्या क्वेश्चन है भाई? आओ देखते हैं। हम इसमें थोड़ा सा ना ट्रायल मेथड देखते हैं, होता है ना ट्रायल एंड एरर मेथड। चलो एक काम करते हैं, दो मिरर्स लेते हैं, प्लेन मिरर्स, है ना। प्लेन मिरर्स लिए, एक प्लेन मिरर ये हो गया, दूसरा प्लेन मिरर लेकर आए, दूसरा ये हो गया। मतलब इस तरह से ज्वाइन करना है दोनों मिरर्स को, एक मिरर ये है, एक ये है, ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है, ऐसे ज्वाइन करना है। अब उसको कितना ओपन करें, इतना करें, ऐसे ज्वाइन करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। अब और तो भाई मेरा हाथ ही टूट जाएगा, है ना। बस अब कैसे करना है वो देखो। मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, दोनों के बीच में कोई एंगल बनता है थीटा। ये 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 तो नहीं लग रहा, मान लेते हैं 60 है, ठीक है, 90 नहीं है, 90 तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता। मान लेते हैं थोड़ा सा ऐसे तिरछा है, 60 डिग्री एंगल है, 70 डिग्री है, कुछ भी है। अब देखो, ये मान लो मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। मिरर 1 और 2 किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे भी 1 मान सकते हैं, इसे 2 मान सकते हैं। ये ऐसे इंसिडेंट रे आई, ओके, यहां पर टकराएगी, यहां पर नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल बन गए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इतने ही एंगल से टकरा के वापस जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यहां से आई, यहां पर टकराई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे ऐसे जा रही है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये यहां पर टकराएगी, सेकंड मिरर पर कहां पर इंसिडेंस हुई, यहां पर इंसिडेंट हुई, यहां पर नॉर्मल बनाते हैं। अब देखो, ये मिरर पहले से ही टेढ़ा है, तो जो नॉर्मल बनेगी वो भी थोड़ी सी टेढ़ी ही बनेगी। एक लेक्चर में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अगर सरफेस हमारा टेढ़ा हो जाता है तो नॉर्मल भी उसी के अकॉर्डिंग टेढ़ी हो जाती है। तो ये सरफेस हमारा ऐसा है तो नॉर्मल कुछ ऐसी बनेगी, थोड़ी सी कुछ ऐसी बनेगी
नॉर्मल मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अब जितना एंगल ये होगा, ये अब क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्योंकि ये वाली जो रे है, ये वाली जो रे है वो इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे ही बोलेंगे ना इसको। तो ये इंसिडेंट रे हुई इस मिरर के ऊपर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब यही एंगल बनाते हुए, सेम एंगल बनाते हुए यहां से रे टकराएगी और टकरा के ऐसे जाएगी। तो लगभग ऑलमोस्ट रफली बना देते हैं, तो ये और ये एंगल ऑलमोस्ट सेम है, रफली डायग्राम बना रहे हैं, कोई इसमें कोई मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो पहले मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे, दूसरे मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या ये दोनों रेस पैरेलल है? नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, इसे हम थोड़ा सा, इस मिरर को थोड़ा सा ऐसे सीधा, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। मान लो पहले 60 डिग्री था, अब एंगल थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 70, 75 या 80 कर देते हैं। इस मिरर को भी हम थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं, ये जो नीचे वाला मिरर है ना, चलो इसे कर देते हैं, ऐसे कर दिया। लाइट रे आई, यहां से टकराई, एंगल बनाया, ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होकर, ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं यहां पर टकराएगी, ऐसे नॉर्मल बनेगा, फिर ये ऐसे ऊपर जाएगी। तो ये जो रेज है ये भी पैरेलल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो इनके बीच में पहले एंगल हमने 60 डिग्री लिया, फिर 70 कर दिया, और बढ़ा देते हैं, 90 तक ले आते हैं, 90 डिग्री। बोथ मिरर्स आर परपेंडिकुलर। Both mirrors are perpendicular to each other now. अब दोनों मिरर्स को हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया, ये एंगल बना। अब एक रे आई ऐसे, ओके। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। इतने ही एंगल से इस रे को ना थोड़ी टेढ़ी ले लेते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ना तो ये बहुत ऊपर चली जाएगी। तो मिरर मैंने छोटा बनाया है, तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं कि थोड़ी सी और स्लांट ऐसे तिरछी ले लेते हैं, ऐसे, ओके। ये हमने बनाया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इतना ही एंगल बनाते हुए रे ऐसे जाएगी, तो ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये यहां पर टकराए, यहां पर नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल बना। जितना एंगल ये होगा ऑलमोस्ट उतना ही एंगल बनाएंगे और ये रे ऐसे जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, सेकंड मिरर से ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब मेरे डायग्राम में थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, क्योंकि हाथ से पूरा स्ट्रेट नहीं बन पाता। जब स्केल से बनाएंगे, जब ये दोनों एंगल मेजर करेंगे, जब पूरा एक्यूरेट बनाएंगे ना, तो ये दोनों रेस एग्जैक्टली पैरेलल आएंगी। जब डायग्राम स्केल से और प्रोटेक्टर से एंगल वगैरह मेजर करके बनाएंगे, तो ये दोनों रेस बिल्कुल पैरेलल आएंगी। दैट मीन्स कि अगर हम प्लेन मिरर्स को ऐसे रखें परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दीज टू रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। इसके अलावा 90 डिग्री के अलावा अगर हम उन मिरर्स को रखते हैं तो कभी भी पैरेलल नहीं होंगी। एक तो एग्जांपल्स हमने देख लिए, ऐसा देख लिया, ठीक है। तो 90 के अलावा अगर रखेंगे तो पैरेलल नहीं होंगे। क्लियर हो गया? तो दिस इज द क्वेश्चन।
नाउ बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर। अब यहां पर मिरर नहीं दिया हुआ, यहां पर मिरर नहीं दिया हुआ। अब कौन सा मिरर है हमें नहीं पता। तो एक मिरर है जिसमें साइज ऑफ द इमेज छोटी हो जाती है, ठीक है, मतलब जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है। तो ऑब्वियसली जो मिरर होगा वो स्फेरिकल मिरर ही होगा। प्लेन मिरर में तो छोटी इमेज बन नहीं सकती, तो या तो वो मिरर कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स में तो हमेशा छोटी ही बनती है, लेकिन कॉनकेव में भी तो छोटी बनती है ना इमेज, तो दोनों में से कोई भी मिरर हो सकता है। हमें और क्या गिवन है, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। उस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स साइज। जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3 है, मतलब ये हमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। कितना रिड्यूस हो गई इमेज, 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 1/3 ही हुआ ना। इस साइज ही तो बता रहा है, रिड्यूस्ड टू 1/3। तो मतलब रिड्यूस होने के बाद कितना रह गया इमेज का साइज, 1/3 रह गया। 1/3 किसका, ऑब्जेक्ट का। तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 1/3 हुआ। तो यहां पर हमें m दिया हुआ है 1/3। उस मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बस, और हमें कुछ नहीं दिया हुआ। ओके, चलो, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। अब मिरर से ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा है वो हमें बताना है। मिरर को, ऑब्जेक्ट को मिरर से कितना दूर रखा जाए, ठीक है, ताकि उसकी जो इमेज बने उसका साइज 1/3 हो, इतना छोटा हो जाए, और उस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। मिरर कौन सा है हमें नहीं पता, तो इसमें हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में एज्यूम करना पड़ेगा। हमें ये तो पता चल गया कि या तो कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स, प्लेन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो सेम साइज की इमेज बनाता है। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट केस मान लेते हैं कि लेट इट बी द कॉनकेव मिरर। ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आगे बहुत इजीली सॉल्व नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि अगर वो मिरर कॉनकेव मिरर हुआ तब ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर रखेंगे। अगर वो मिरर कॉनकेव मिरर हुआ, इफ द मिरर इज कॉनकेव, अगर मिरर कॉनकेव है देन फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ कॉनकेव है तो माइनस में हो जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर। ओके, मैग्निफिकेशन कितना है, 1/3 है, मतलब 1/3 मैग्निफिकेशन है, तो ये भी क्या होगा, ये भी माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉनकेव में जो इमेज बनती है, जो छोटे साइज की इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, दैट मींस m जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके, अब यहां से हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कि उस कॉनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा जाए, मींस वी हैव टू फाइंड आउट u। अब उसके लिए देखो हमें u निकालना है, f हमें दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें v नहीं पता। अब मैग्निफिकेशन तो पता है ना, तो एक काम करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है -v/u। ओके, कितना दिया हुआ है हमें मैग्निफिकेशन, -1/3, तो m की जगह हम लिख देते हैं -1/3 इज इक्वल टू -v/u। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी भाई, u ऊपर चला जाएगा तो u/3 आ जाएगी,
तो v की वैल्यू, माइनस तो खत्म हो गया, माइनस कट गया, इज इक्वल टू u/3। तो ये जो v की वैल्यू है u/3, उसे हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। यहां से हमारा u आ जाएगा, u ही तो फाइंड आउट करना है ना। तो 1/f कितना है, -20 इज इक्वल टू 1/v। v की जगह हम लिख देते हैं u/3। अब नीचे u/3 लिखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, यहां पर u/3 लिखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, u। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। 1 में u/3 लिखेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3 और नीचे रह जाएगा u/u प्लस ये 1/u ऐसे लिख दो। u और u का एलसीएम u ही आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1 4, तो 4/u हो गया, 4/u 1/20। अब u की वैल्यू कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये माइनस इधर लगा देते हैं, -80 सेंटीमीटर। मतलब अगर वो कॉनकेव मिरर है, तो उस मिरर के सामने हमें ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना पड़ेगा, 80 सेंटीमीटर दूर रखना। ये माइनस तो इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड में 80 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें उसकी जो इमेज है वो 1/3 साइज की मिलेगी। कुछ बात घुस रही है दिमाग में या नहीं घुस रही है? कॉनकेव मिरर में तो ऐसे होगा। अब मान लेते हैं कि वो मिरर क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर में होगा तो ऐसे होगा, इतना दूर आएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अगर कॉन्वेक्स मान लेते हैं, अगर कॉन्वेक्स माने, इफ द मिरर इज कॉन्वेक्स, अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में तो पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस हटा दो। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है कॉन्वेक्स में, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होगा, इसका भी माइनस हटा दो। u इसमें फाइंड आउट करना ही है, ठीक है। अगेन हम वही मेथड अपनाएंगे। अब ये पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको खुद से ट्राई करना। जैसा मेथड हमने इसमें अपनाया है कॉनकेव मिरर वाले केस में, बिल्कुल सेम ऐसा ही हम चलेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। यहां पर हम ये रखेंगे, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। यहां से v की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा। एंड दिस पार्ट इज टू बी डन बाय यू, तो तुमको सॉल्व करना है। आई बात समझ में? तो बच्चों ये था एग्जाम्पलर वाला पार्ट जो कि खत्म होता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने कर लिए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लिए, रिफ्लेक्शन वाले, ओनली रिफ्लेक्शन वाले, ठीक है। तो हमारा एनसीईआरटी का पोर्शन जो बुक है और जो एग्जाम्पलर है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट देखने के लिए, समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वेट करिए, बहुत जल्दी लेकर आऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।